हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्या था कि संसद से रिलेटेड 30 क्वेश्चन को नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हल किया था। जो क्वेश्चन बच गया था उसे आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। यहाँ ऑप्शन जो है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से एक द करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसके अंतर्गत ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के अतिरिक्त जो विधेयकों पर सदनों की असहमति के बाद ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में क्या होता है कि अगर राज्यसभा इसमें 14 दिन के अंदर कोई संशोधन या कोई विचार व्यक्त करके लोकसभा को नहीं लौटाते हैं तो यह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। क्योंकि उसके अतिरिक्त जो भी विधेयक होते हैं, अगर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं बल्कि जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का वह इसकी अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या का जो है साधारण बहुमत से ही पारित होता है। इसलिए कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल होता है, किससे मिलकर संसद बनती है। तो ऑप्शन देते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा और चौथा ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो क्या है कि इसमें जो संसद है इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों सम्मिलित होते हैं। इससे मिलकर ही राष्ट्र जो है क्या है संसद का निर्माण होता है। संविधान का जो अनुच्छेद 79 है इसमें कहा गया कि संघ की जो संसद है वह क्या है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है या बनेगी। तो ये क्या है, ऑप्शन इसमें पहला हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है। कानून को बनाने वाला कौन से सदन है। तो ऑप्शन देते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। दूसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। चौथा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है, वो कानून नहीं बनाती है। उच्चतम न्यायालय और यह न्यायपालिका के भाग है। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जिसे संसद कहा जाता है तो ये ही कानून बनाते हैं। संसद लोकसभा और राज्यसभा में जो भी विधेयक पारित हो जाते हैं उस पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। और जो चौथा ऑप्शन था लोकसभा और राज्यसभा, तो यह संसद के दो भाग है, इसमें राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं है। ये संसद के दो सदन हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। यानी समापन क्या होता है संसद के शब्दावली के अंतर्गत, संसद के सत्र का अंत या किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। चौथा है दिन कार्यवाही का अंत, उक्त में से कोई नहीं। तो संसदीय शब्दावली में जो समापन होता है
और संसद के सत्र का अंत होता है जब जो विंटर सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है। तो क्या है कि जब सत्र खत्म होते हैं तो उसे ही संसद की शब्दावली में समापन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। तो जो लोकसभा में जो विधेयक होता है उसको धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर है उसे है। क्योंकि संविधान को जो अनुच्छेद है 110 का क्लास 3 एवं 110 का क्लास 4, उसके तहत क्या है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। इस संदर्भ में उसका जो विनिश्चय होगा वही अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति तय करेगा, अध्यक्ष राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, मंत्रिमंडल। तो संसद में जो रखा जाने वाला विधेयक है विशेष विधेयक है या नहीं, इसको क्या है बताने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। इसलिए क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? प्रत्यायोजित विधायन, वित्तीय विधायन, नगरपालिका विधायन, राज्य विधायन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रत्यायोजित विधायन जो क्या होता है अधीनस्थ विधायन समिति के अंतर्गत संबंधित होता है। क्योंकि संसद के ऊपर कार्य के भारी दबाव के कारण क्या होता है, बहुत या विधायी कार्य जो है अधीनस्थ विधायन समितियों से करा जाता है। क्योंकि सभी कार्य जो संसद कर नहीं सकती, इतना दबाव होता है, तो उसे अधीनस्थ जो सचिव होते हैं, समितियां बनाई जाती है विधान समिति, उसके अंतर्गत कराया जाता है। जिससे क्या है, प्रत्यायोजित विधान करते हैं। प्रत्यायोजित विधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर दो प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। एक न्यायपालिका का नियंत्रण या न्यायिक नियंत्रण हो गया, और दूसरा संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण में बजट के रूप में, बजट कटौती के रूप में। तो इस प्रकार दो प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में। तो जो भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति एवं कार्य को 3 सूची में रखा गया है। एक क्या है, संघ सूची, जिसमें कानून बनाने का अधिकार संसद को है यानी केंद्रीय सरकार को है। दूसरा है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और तीसरा सूची है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन 248 के तहत क्या है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसको केंद्र के पास रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति अधिकारों का अर्थ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जा सकता है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां यानी अधिकार है वो न तो राज्य सूची में है, न तो केंद्र सूची में, न ही समवर्ती सूची में है। उनको स्पष्ट रूप से ऊपर नहीं रखा गया है, तो इसलिए हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्र के पास सौंपे गए हैं।
इसे किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? केंद्र में ही निहित है, राज्य में निहित है, कोई अवशिष्ट अधिकार नहीं है, वे केंद्र और राज्य दोनों के बीच विभाजित है। विभाग में अवशिष्ट शक्तियां हैं, अधिकार है, वह केंद्र के पास है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 245 से 248 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। अनुच्छेद 248 के तहत राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल न किए गए विषयों पर विधि बनाने की जो अनंत शक्ति है, यानी जिसे अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है, वह संसद अर्थात केंद्र के पास है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है हुकम सिंह, बलराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य था। वे 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा एवं तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के भी अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये भी जीवी मावलंकर होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन कम से कम एक वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों के बीच 6 माह से ज़्यादा के अंतराल नहीं होने चाहिए। सामान्यतः क्या है, प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। पहला जो होता है तो बजट सत्र जिसे कहते हैं, बजट अधिवेशन, जो फरवरी मई में होती है, फरवरी से मई तक। दूसरा है वर्षाकालीन अधिवेशन, जिसे मानसून सत्र कहते हैं, जुलाई से सितंबर तक चलती है। और दूसरा है शीतकालीन अधिवेशन, से विंटर सत्र कहते हैं, नवंबर दिसंबर। हालांकि राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने पर आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए दूसरे अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक, 9 महीने और 12 महीने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने। अगला प्रश्न है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनमहत्व का जो अविलंब मामला है
उस पर जब चर्चा की जाती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। तो संसद से संबंधित बर्खास्त करना ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति, अस्थायी समिति। तो यहाँ पे क्या होगा उत्तर? तदर्थ समिति, यानी ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर होगा। तदर्थ समिति से एड हॉक कमिटी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब वो अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, फिर काम होने पर इसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। तो ऑप्शन सी यानी कैबिनेट मंत्री, जो मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट सचिव जो है मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं होते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के जो मंत्री होते हैं वो सब मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं, जबकि कैबिनेट सचिव सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है तो कैबिनेट सचिव क्या है, मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है, इसलिए वो सम्मिलित नहीं होता है। जबकि कैबिनेट मंत्री से लघु संसद भी कहते हैं। राज्य मंत्री विभाग के जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्य के संचालन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। अगला प्रश्न है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस पर प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। तीसरा है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये सही नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन आप सही नहीं होगा, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ के बारे में जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 75 के क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है, परंतु संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्य प्रक्रिया के संचालन संबंधी नियम बनाने की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार लोकसभा के नियम 198 में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके अनुसार किसी भी सदस्य की लिखित नोटिस एवं 50 सदस्यों द्वारा सदन में उनका समर्थन करने पर 10 दिनों के भीतर लोकसभा द्वारा निर्धारित तिथि पर लोकसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक रात्र में एक ही बार लाया जा सकता है और अगले सत्र में पुनः अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु 2 अविश्वास प्रस्तावों के मध्य का समय दोनों सत्रों के मध्य
के अंतराल पर निर्भर करेगा। मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी वित्त विधेयक करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। संविधान का जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसमें बजट सामान्य बजट नाम से भी संबोधित किया गया है, क्या किया जाता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण संबंधी जो है प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। दूसरा है, देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। ऑप्शन थर्ड है, राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही है, यानी करेक्ट है। भारतीय संसद संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी गद के लिए विधियां बना सकती है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात की स्थिति लागू हो। साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत और राष्ट्रीय हित में आवश्यक बताए जाने पर अनुच्छेद 352 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की जरूरत पर उन राज्यों के संदर्भ में था अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद भारतीय संसद में कोई विधेयक क्या है प्रवर समिति में भेजी जाती है। भारतीय संसद कोई विधेयक प्रवर समिति के पास द्वितीय वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद भेजा जा सकता है। द्वितीय वाचन में 2 प्रक्रम होते हैं। पहले प्रक्रम में विधेयक के सिद्धांतों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रस्तावों पर सामान्यतः उसके उपबंधों पर चर्चा होती है कि विधेयक पर विचार किया जाए या विधेयक को सदन की प्रवर समिति के पास भेजा जाए अथवा विधेयक को अन्य सदन की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए अथवा संबंधित विषय पर राय लेने के उद्देश्य से परिचालित किया जाए। दूसरे प्रकरण में यथास्थिति सभा में पूर्व स्थापित अथवा प्रवर या संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के अनुसार विधेयक पर खंडवार विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 238, 245, 248। तो जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वह 238 है। और क्योंकि 12 सदस्य क्या है राष्ट्रपति मनोनीत करता है जिसे साहित्य कला विज्ञान सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तीसरी सूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी यानी संविधान का जो चौथी अनुसूची है वो सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में क्षेत्रों अनुसूचित संबंधित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध एवं छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा क्या है? उस सदन का सदस्य नहीं होता है, उसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन वह क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका जिक्र क्या है? आर्टिकल 89 का फर्स्ट क्लॉज में किया गया है। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत का जो क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये तो करेक्ट सही है। दूसरा, आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन थर्ड है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 4 है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। तो यही ऑप्शन डी जो है कथन गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ये भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ये द्विसदनीय स्वरूप की ही है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यही संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि 79 में कहा गया है कि भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, जो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, उसका क्या है, विचार क्या है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 80 फर्स्ट क्लॉज क में राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है। 80 का क्लॉज थर्ड, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित से 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे विद्वान तथा प्रतिष्ठित लोगों के बिना निर्वाचन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना है, जिससे देश को इनके ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 1/6 भाग, कुल सदस्य का 1/10 भाग।
तो संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 होंगे, तभी कार्यवाही स्टार्ट हो पाएगी संसद की। गणपूर्ति 1/10। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25, इनमें से कोई नहीं। तो 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक दिन में। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। हाँ यदि संसद उसकी नियुक्ति का अनुमोदन कर दे। हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा। कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव से केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीति अनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती तथा सांकेतिक कटौती। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी भी नहीं। तो 1 बार क्या है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था 6 वर्ष के लिए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जब 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं कर सकता जब तक संसद अनुमोदित न कर दे। संविधान के अनुसार भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। इस उपबंध के अनुसरण में क्या है, लोकसभा में अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिससे में लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की सब मांगों तथा संचित निधि पर भारत व्यय शामिल होता है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कार्यपालिका को विहित उद्देश्यों के लिए धन की खर्चा के लिए अनुमति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है राज्य विधानसभाओं में एक साथ मिलकर, अकेली संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि किए जाने पर। तो यह सिर्फ अकेली संसद ही संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत अकेले संसद द्वारा किया जा सकता है। ऐसा विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है मात्र अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5, भाग सेकंड का अध्याय फर्स्ट 7वीं अनुसूची की किसी सूची संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व अथवा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु आधे राज्यों के विधानमंडलों की संपुष्टि अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य संवर्धित सूची
में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? अन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, केवल सांसद, केवल संसद, राज्य विधानमंडलों के सहमत होने के बाद संसद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। तो केवल संसद ही कानून बना सकते हैं जब उन अवशिष्ट शक्तियों का जिन जो न तो राज्य सूची का विषय है, न तो केंद्र सूची का, न ही समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद क्या है? ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन का निर्धारण संसद स्वयं करती है। अनुच्छेद 106 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि तदनुसार संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते, पेंशन निर्धारित अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसे समय समय पर संसद द्वारा संशोधित किया जाता रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति किसे चुना जाएगा? किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। तो ऑप्शन बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस राज्यसभा का क्या है, सदस्य है, तो उसे उपसभापति चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 530, 545, 540 और 550। तो 550 अधिकतम संख्या है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा की ओर से राज्यसभा भी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद में जनता का जो निर्वाचित सदन है वह क्या है? लोकसभा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो 3 वाचन होते हैं। धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल का अर्थ है? प्रश्न काल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो ऑप्शन सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय इज द करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में समाविष्ट अभिनव चर्चा प्रक्रिया शून्यकाल संसदीय कामकाज के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है।
शून्यकाल नाम 1960 और 70 के दशाब्दी में, यानी शताब्दी उस टाइम होगा, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में समाचार पत्रों में उस समय दिया गया जब बिना पूर्व सूचना के संसद में अविलंबनी लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा विकसित हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? तो ऑप्शन, प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प, राष्ट्रपति का भाषण। तो शून्यकाल था उस टाइम जो संसदीय प्रणाली में समाविष्ट की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह शत्रु से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिनों तक वो अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता को खो देगा? तो ऑप्शन है 45 दिन तक, ऑप्शन बी है 60 दिन तक, ऑप्शन सी है 90 दिन तक और ऑप्शन डी है 365 दिन तक। तो ऑप्शन बी जो है, अगर लगातार संसद का जो सांसद है वो 60 दिन तक, 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू उपस्थित नहीं होता है तो इस कंडीशन में वो अपनी सदस्यता को खो देगा। क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 104 का क्लॉज 4 है उसके अनुसार यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक किसी अवधि तक सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित नहीं रहता है तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, मंत्रिमंडल, संसद। तो यहाँ पे संसद है क्या है, सबकी वेतन को निर्धारित करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र, किसी विधेयक निरूपण। तो शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल के तत्काल के बाद शुरू होता है और इस काल में क्या होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो इसलिए शून्यकाल क्या है, विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है। कानून बनाने पे किसी प्रकार की यानी बाधा उपस्थित नहीं करता है, नियंत्रण नहीं लगाता है, इसलिए शून्यकाल क्या है, नियंत्रण नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सदन का नेता, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा के ये सदस्य जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं उन्हें राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोलने का अधिकार है। यह किसके तहत प्राप्त हो सकते हैं? तो संविधान का अनुच्छेद 88 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल और सिविल कर्मचारी। तो विधानमंडल राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक है। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श मंत्रिमंडल में ही किया जाता है, इसलिए मंत्रिमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। विधानमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाला जा सकता। अगला प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? पहले क्या था, हाउस ऑफ द पीपुल नाम था, उसे बाद में लोकसभा का नाम दिया गया। तो वो टाइम कितना था और टाइम पीरियड बताना है। 1954 में, 1964, 1974, 1984। तो 1954 में ही इसको हाउस ऑफ द पीपुल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो 6 महीने का समय अंतराल होना चाहिए। लोकसभा के नियमों के अधीन मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव एक ही सत्र में
एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता, परंतु यह दो सत्रों के बीच की अवधि पर निर्भर करता है। दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से 6 माह हो सकता है, परंतु यह अंतराल कम भी हो सकता है, जैसा कि सामान्यता होता है। इस प्रकार दो अविश्वास प्रस्तावों को दो सत्रों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिनके बीच की अवधि 6 माह हो सकती है, परंतु यह 6 माह से कम या अधिक भी हो सकती है, जो कि उन दो सत्रों के अंतराल पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के और सामाजिक न्याय के। तो संसद और संविधान साधन कौन नहीं है? तो ऑप्शन विधिक न्याय के। संसद संविधान साधन नहीं है विधिक न्याय के। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो पहले आएंगे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आएंगे इंदिरा गांधी, उसके बाद आएंगे मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इनका कालक्रम इस प्रकार है, प्रधानमंत्री नेहरू का 1950 से 1964 तक रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई 1966 से 1977, फिर दूसरा काल 1980 से 1984, फिर आया उस मोरारजी देसाई 1977 से 1979, और चौधरी चरण सिंह जो थे 1979 से 1980 तक। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बाद दोबारा क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी यानी, दूसरा है चंद्रशेखर, तीसरा है बीपी सिंह, चौथा है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह क्या है, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य है कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक, सदन में नारे नहीं लगाना, उस समय बातचीत नहीं करना जब अध्यक्ष खड़े हों, अनुपस्थिति को बढ़ावा नहीं देना। तो कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक ही क्या था, आचरण संहिता का उद्देश्य था। 13वीं लोकसभा के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा संसद की कार्यवाही कई बार रोकने के कारण वर्ष 2001 में आचरण संहिता लागू की गई। इसके तहत वेल में प्रवेश करने वाले सदस्य को सदन की अगली 5 बैठकों या उस सत्र की समाप्ति तक निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितनी चाहिए? 1/6 भाग, 1/8, 1/10 भाग, 1/5 भाग। तो 1/10 भाग होगी तभी क्या है, संसद की कार्यवाही चालू हो सकती है। अनुच्छेद 100 का क्लॉज 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभाओं में। तो यह क्या है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का संबंध केवल लोकसभा से है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगर नागरिक,
सिविल सोसाइटी, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा नागरिक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, क्योंकि लोकतंत्र का जो मूल आधार है वह क्या है, जनता यानी नागरिक ही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ एक व्यक्ति और एक मत? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो भारत के जो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति का एक मत, किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारत के प्रथम चिंतक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने पश्चिमी पद्धति के लोकतंत्र का समर्थन करते हुए कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का आशय एक व्यक्ति और एक मत है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज हमने संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आया था उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल से हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास कल होगी, तो आज के लिए यही समाप्त होती है।